हेलो। आज हम आपकी ईवीएस की किताब आस-पास से पढ़ने वाले हैं पाठ 23 पोचमपल्ली। तो अब हम देखते हैं कि इस पोचमपल्ली नाम के जो पाठ है इसमें हमें आज कौन सी नई जानकारी मिलने वाली है, कौन सा हमारा ज्ञान बढ़ने वाला है और क्या-क्या हम इसमें सीखने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारे पाठ को। मुक्तापुर गांव में रहने वाले वाणी और प्रसाद के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है। उनके अम्मा अप्पा और परिवार के सभी लोग बुनाई का काम करते हैं। यह बुनाई बहुत ही सुंदर और अपने आप में अनोखी होती है। उनका गांव तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है। यहाँ ज्यादातर परिवार बुनकर है, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। तो देखो, इतना पढ़ने के बाद हमें यह पता चल गया कि इस पाठ का नाम जो पोचमपल्ली है वो क्या चीज है। वो एक बुनाई का नाम है और यह जो बुनाई है ये तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास होती है। अब यहाँ पर देखो, मुक्तापुर गांव में रहने वाले वाणी और प्रसाद के घर के बारे में बात हो रही है कि वहां पर जो परिवार रहता है वो लोग बुनाई का काम करते हैं और बहुत ही सुंदर और अपने आप में जो अनोखी दिखने वाली बुनाई होती है वो इस तरह की बुनाई करते हैं। अब यह जो गांव है ये तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है और इस गांव में जो लोग, जो परिवार रह रहे हैं वो अधिकतर बुनाई का काम करते हैं, यानी कि वह बुनकर हैं। तो इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। इन गांवों के लोग बहुत पुराने समय से यह काम कर रहे हैं। वाणी और प्रसाद के अम्मा अप्पा ने अपने परिवार के बड़ों से यह बुनाई सीखी। अब वाणी और प्रसाद भी स्कूल से आकर अपने अम्मा अप्पा की मदद करते हैं। अब आपने भी देखा होगा कई लोगों को जो वो अपने रोजी रोटी के लिए या फिर पैसे कमाने के लिए कार्य को कर रहे होते हैं, वह अपने घर के बड़े बुजुर्गों या फिर अपने परिवार के बड़े सदस्यों से सीख कर ही कर रहे होते हैं और इस कार्य को आगे भी चलाने के लिए वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को भी वह सिखाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी हो रहा था कि वाणी और प्रसाद भी जो है अपने अम्मा अप्पा के साथ यह बुनाई सीखते थे। अब यहाँ पर एक चित्र दिया है जिसमें कि 7 चित्र हैं। इन 7 चित्रों में एक एक क्रम में हमें बताया गया है कि जो पोचमपल्ली साड़ी बनाने का तरीका है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले जो नंबर 1 चित्र में हमें दिखाया गया है वह कार्य होता है, यानी कि वो लोग एक कपड़े को लेते हैं, फिर कपड़े को नहीं, फिर वह पहले वो धागे को लेकर आते हैं। फिर चित्र 2 का कार्य होता है, यानी कि वो जो आप देख रहे हो, जो करघा हमें दिख रहा है जिसमें 2 पहिए बने हैं, उसमें वो उस धागे को लगाते हैं। फिर चित्र 3 का कार्य किया जाता है, यानी कि धागों पर रंगों को किया जाता है। फिर चित्र 4 का कार्य होता है। इसके बाद चित्र 5 का कार्य, जहाँ पर कि सुइयां है जिस मशीन में, वहां पर हम धागों को एक साथ लगाकर कपड़े में सुंदर सुंदर बुनाई की जा रही है। नंबर 6 में भी हम देख रहे हैं कि बुनाई का काम हो रहा है और इन सब कार्यों के बाद नंबर 7 के जो चित्र है इसमें हमें बहुत ही सुंदर सुंदर बुनाई की साड़ियां दिख रही हैं और यह पोचमपल्ली साड़ी है। अब हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पे कि हमारा विषय है धागे से कपड़े तक। अभी तक तो हमने देखो धागे की बुनाई के बारे में पढ़ा, धागे के करगे में कैसे काम होता है वो देखा, वो सुना। अब हम आगे बढ़ते हैं और धागे से कपड़ा कैसे बनाया जाता है वो पढ़ेंगे। तो अप्पा पोचमपल्ली से धागे की लड़ियां लाते हैं। अम्मा लड़ियों को उबलते पानी में डालकर उनकी गंदगी और दाग धोती हैं। फिर सब मिलकर धागों को सुंदर रंगों में रंगते हैं और सुखाकर उनकी गट्ठी बनाते हैं। धागे की गट्ठियां करगे पर लपेटी जाती हैं, फिर इनसे कपड़े बुनते हैं।
रेशम का धागा हो तो रेशमी कपड़ों, साड़ियों या सूटों के लिए कपड़े बुने जाते हैं। सूती धागे से भी साड़ियाँ, कपड़ों के थान और चादरें बुनी जाती हैं। अब देखो यहाँ पर वो बता रहा है कि धागे से कपड़ा कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो धागे की लड़ियाँ लाई जाती हैं, फिर उनको उबलते पानी में साफ किया जाता है, फिर उन धागों को सुंदर सुंदर रंग रंगा जाता है और उनको सुखाया जाता है। फिर सुखाने के बाद धागे की गट्ठी बनाकर उनको करगे पर लपेटा जाता है और उनसे कपड़े बुने जाते हैं। अगर धागा रेशम का होता है तो उनसे रेशमी कपड़े बनाए जाते हैं, और अगर सूती धागे होते हैं तो उनसे सूती कपड़े बनाए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। करगे में कई सुइयां होती हैं। डिजाइन के हिसाब से सुइयों का नंबर घटता बढ़ता है। कारीगर चमकदार रंगों की बहुत ही सुंदर पोचमपल्ली साड़ियां बुनते हैं। इन कारीगरों ने अपनी इस कला से इलाके का नाम दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। अब देखो वह कह रहे हैं कि करगे में जो है सुइयां होती हैं जिनसे कि डिज़ाइन बने जाते हैं, और उनमें अलग अलग नंबर की अलग अलग सुइयां होती हैं। अब ये जो कारीगर हैं, ये जो बुनकर हैं, जो इतनी सुंदर सुंदर साड़ियों की बुनाई कर रहे हैं, अपने इस काम से उन्होंने देखो अपने इलाके का नाम यानी कि पोचमपल्ली का नाम जो है पूरे दुनिया भर में बहुत ही मशहूर कर दिया है। अब है खतरे में कला। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं खतरे में कला। तो देखो कला जो है यानी कि जो कारीगरी है खतरे में कैसे आ रही है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, ऐसी साड़ी बुनने के लिए अच्छी कारीगरी चाहिए। तो वो तो आपको देखने से ही पता चल रहा है, हमने जो चित्र में इतनी अच्छी अच्छी सुंदर साड़ियाँ देखी हैं, इन अच्छी साड़ियों को बनाने के लिए अच्छी कला भी होनी चाहिए और अच्छी कारीगरी भी होनी चाहिए। अगर कारीगरी अच्छी नहीं होगी तो साड़ियाँ भी अच्छी नहीं बन पाएंगी। इसके लिए कई दिनों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी साड़ियाँ सही दाम में बेचना बहुत मुश्किल होता है। अब देखो ये जो कारीगर हैं, जो बुनकर हैं, इतनी मेहनत करके इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ बना रहे हैं, लेकिन उनके लिए इसको सही दाम पर बेचना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। रेशम लगातार महंगा होता जा रहा है। बड़े दुकानदार बुनकरों को तो साड़ी का बहुत ही कम पैसा देते हैं, खुद वह भाव बढ़ा चढ़ाकर बेचते हैं। अब यहाँ पे देखो रेशम जो है वो लगातार महंगा होता जा रहा है, और जो दुकानदार हैं वो इन बुनकरों को साड़ी के लिए कम पैसे देते हैं और खुद वो साड़ी को अच्छे भाव में बेचते हैं। इसलिए कई बुनकर यह काम छोड़ रहे हैं। वह अपना गांव छोड़कर बड़े शहरों में मजदूरी करने जा रहे हैं। इस समस्या का कुछ हल निकालना चाहिए। बरसों पुरानी बुनकरों की यह कला कहीं धीरे धीरे खो ना जाए। अब देखो बुनकरों को क्या है कि अपनी साड़ी के लिए अच्छा दाम यानी कि अच्छे पैसे नहीं मिल रहे हैं। अगर उन्हें अच्छा दाम नहीं मिलेगा तो उनके लिए अपने जो ज़रूरती खर्चे हैं वो पूरा करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कुछ बुनकरों ने क्या करा, ये बुनाई का काम छोड़कर शहरों में चले गए हैं और शहरों में जाकर मजदूरी करनी शुरू कर दी है। अब यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि अगर सारे ही बुनकर इस कला को, इस कारीगरी को छोड़ देंगे तो क्या होगा, यह कला खतरे में आ जाएगी और कहीं ये ना हो जाए कि बरसों पुरानी बुनकरों की यह कला कहीं धीरे धीरे खो ना जाए। तो आपने भी देखा होगा कि जब कोई कार्य किया जाता है और उसमें फ़ायदा ना हो तो किसी को भी वह कार्य करना अच्छा नहीं लगता। तो इसी वजह से यहाँ पर भी यही हो रहा है। बुनकरों को बुनाई करना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि उनको उनकी मेहनत के लिए, उनकी बनाई हुई सुंदर साड़ियों के लिए अच्छा दाम नहीं मिल रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं। चर्चा करो। आज वाणी और प्रसाद जैसे कई बच्चों ने अपने परिवारों से यह सुंदर कला सीख ली है। क्या बड़े होकर यह भी अपने बच्चों को इस कला के हुनर सिखा पाएंगे? तो जिस तरीके से हमने देखा इस पाठ में कि वाणी और प्रसाद जो है अपने अम्मा अप्पा से इस बुनाई की कला को सीख रहे हैं, इसी तरह हमारे आसपास भी कई कार्य ऐसे होते हैं जो कि लोग अपने घर के बड़ों से सीखते हैं। तो यहाँ पर हमें इस बुनाई के लिए पूछा जा रहा है कि
क्या वाणी और प्रसाद भी बड़े होकर अपने बच्चों को इस कला के हुनर सिखा पाएंगे? तो इसका जवाब है, रेशम महंगे होते जा रहे हैं तथा बुनकरों को उनकी मेहनत का उचित पारिश्रमिक नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तक कि बिचौलियों के कारण उनकी रोजी रोटी भी ठीक से नहीं चल पाती है। ऐसी स्थिति में बुनकर दूसरे रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। यदि स्थिति ठीक रही तभी बड़े होकर वाणी और प्रसाद जैसे लोग अपने बच्चों को इस कला के हुनर को सिखा पाएंगे, नहीं तो वह इसे अपने बच्चों को नहीं सिखाना चाहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इनके उत्तर कॉपी में लिखो। अब कुछ सवाल हैं जिनके उत्तर मैं आपको बताऊंगी और आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, और अगर आप इन्हें अपने शब्दों में इसके उत्तर लिख सकते हो तो आप वह भी कर सकते हैं। तो जैसे कि पहला सवाल है, क्या तुमने कभी किसी को करगे पर कुछ बुनते देखा है? क्या और कहाँ? तो इसका जवाब है हाँ, मैंने किसी को करगे पर कुछ बुनते देखा है। अब पूछा है क्या और कहाँ, तो मैंने इसको जो है करगे पर कपड़ा बुनते हुए देखा था, और यह मैंने जब मैं तेलंगाना राज्य के पास कहीं घूमने गई थी तब मैंने देखा था। अब है दूसरा सवाल, साड़ी के धागों को रंगा जाता है। क्या तुम किसी और चीज के बारे में जानते हो जिसको रंगा जाता है? तो इसका जवाब है हाँ, ऊन को भी रंगा जाता है। घर की दीवारों को भी सुंदर दिखने के लिए रंगा जाता है। अब है हमारा तीसरा सवाल, वाणी और प्रसाद के गांव में जाओ तो लगता है कि जैसे पूरा गांव साड़ियां ही बना रहा है। क्या तुम कोई ऐसा काम जानते हो जो एक ही जगह के बहुत सारे लोग करते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, वह लोग, हाँ, मेरे गांव जहाँ मेरे दादाजी रहते हैं वहाँ एक बस्ती में बहुत सारे लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो वहाँ पर भी ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव बर्तन ही बर्तन बना रहा है। क्या वह कोई चीज तैयार करते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, वह लोग मिट्टी के बर्तन तैयार करते हैं। फिर अगला सवाल है, उसको तैयार करने का तरीका पता करो। तो जैसे देखो पोचमपल्ली साड़ी बनाने का तरीका था, वैसे ही मिट्टी के बर्तन बनाने का भी एक तरीका है। तो वो है, इसका जवाब, वह लोग मिट्टी को बारीक पीसकर उसे अच्छी तरह गूंथते हैं। गूंथने के बाद उसे चाक पर रखकर इच्छानुसार बर्तन बनाते हैं। गीले बने हुए बर्तनों को धूप में सुखाने के बाद उसे आग में पकाया जाता है। उसके बाद उसे सुंदर रंगों से रंगा जाता है और इस तरह बन जाता है एक सुंदर सा बर्तन। अब पूछा है, उस चीज को बनाने के लिए क्या आदमी और औरतें अलग अलग तरह के काम करते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, आदमी बर्तन बनाते हैं तथा औरतें उसे धूप में सुखाने का काम करती हैं। फिर हमारा अगला सवाल है, क्या उस चीज को बनाने में बच्चे भी मदद करते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, कुछ बच्चे भी बर्तन को बनाने में अपने माता पिता की मदद करते हैं ताकि वह भी उस कला को सीख सकें। अब देखो, जो हमारा पहला सवाल था कि क्या तुमने कभी किसी को करगे पर कुछ बुनते देखा है, तो इसका जवाब आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। अगर आपने कहीं भी नहीं देखा है तो आप वो भी लिख सकते हो। इसके अलावा यदि आपने इसको टीवी पर या डिस्कवरी चैनल पर देखा हो तो आप वह भी लिख सकते हो कि हाँ, मैंने कई लोगों को करदे पर कपड़ा बुनते हुए देखा है और वह मैंने टीवी या फिर किसी भी डिस्कवरी चैनल पर आ रहे एक प्रोग्राम में देखा है। यह भी आप लिख सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कार्य की तरफ। पता करो और लिखो। तो यहाँ पर है, किसी लोहार
बढ़ई या कुम्हार से बातचीत करो और उनके काम के बारे में पता लगाओ। तो मैंने यहाँ पर एक कुम्हार से बातचीत की और उससे पूछा और फिर उसके काम के बारे में पता लगाया। तो जैसे कि सबसे पहले मुझे कहा गया है कि उन्होंने अपना काम कहाँ से सीखा, तो इसका जवाब उन्होंने दिया, उन्होंने यह काम अपने बुजुर्गों से सीखा है। इसके बाद है अगला सवाल, उनको काम में क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो उनको काम में मिट्टी को अच्छी तरह से पीसना, गूंदना, चाक चलाना, उस पर मिट्टी के बर्तन को विभिन्न तरह के आकार देना, बर्तन को पकाना सीखना पड़ता है। फिर हमारा अगला सवाल है, क्या उन्होंने अपना काम अपने परिवार में किसी और को भी सिखाया है। तो इसका जवाब है हाँ, उन्होंने यह काम अपने बच्चों को भी सिखाया है ताकि आगे चलकर वह भी इस कार्य को कर सके। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जिसमें कि कहा है नीचे तालिका में कुछ कामों की सूची दी गई है। क्या तुम ऐसे लोगों को जानते हो जो यह काम जानते हैं। उन लोगों के नाम लिखो, पता करो कि उन्होंने यह काम किससे सीखा है। तो अब देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ काम दिए हैं, उन कामों को आपको देखना है कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो कि इन कामों में से सारे काम करते हो। तो सबसे पहले आपको उस इंसान का यहाँ पर नाम लिखना है बीच वाले स्तंभ में कि कौन है, उस इंसान का नाम क्या है जो यह कार्य करता है। उसके बाद उसने यह कार्य कहाँ से सीखा है आप वो लिखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमें काम के लिए दिया गया है कपड़े की बुनाई करना। फिर उनके नाम जो यह काम करते हैं, तो कपड़े की बुनाई करते हैं वाणी प्रसाद के अम्मा अप्पा। अब है आखिरी में कि उन्होंने यह काम कहाँ से सीखा, तो उन्होंने यह काम अपने परिवार से सीखा था। तो इसी तरीके से आपको करना है। तो जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर दे रही हूँ, तो दूसरा है हमारा खाना पकाना। जो यह करते हैं उनका नाम है विवेक सिंह। उन्होंने यह काम कहाँ से सीखा, होटल प्रबंधन संस्थान, यानी कि जो होटल का प्रबंध करते हैं उस संस्थान से। तीसरा कार्य है साइकिल रिपेयर करना। तो यह कार्य करते हैं राजकुमार दास और उन्होंने यह कार्य अपने परिवार के बड़ों से सीखा। फिर कार्य है हवाई जहाज उड़ाना। तो यह करते हैं राज हंस कुमार और उन्होंने इससे सीखा है फ्लाइंग क्लब से। फिर पांचवा कार्य है सिलाई कढ़ाई करना। इसको करती हैं राजकुमारी देवी और इन्होंने यह कार्य अपने बड़ों से सीखा है। फिर है गाना गाना। तो यह कार्य करती हैं लता मंगेशकर और उन्होंने यह सीखा है अपने पिताजी से। फिर है जूते बनाना। इस कार्य को करते हैं सुरेश कुमार और उन्होंने यह कार्य सीखा है अपने बड़ों से। फिर है अगला कार्य पतंग उड़ाना। इसको करते हैं रवि और इन्होंने यह कार्य सीखा है अपने बड़े भाई से। फिर है खेती करना। तो इसको करते हैं अशोक और उन्होंने यह कार्य सीखा है अपने परिवार से। फिर आखिरी कार्य है बाल काटना। तो इसको जो करते हैं उनका नाम है नरेश और उन्होंने यह सीखा है अपने बड़ों से। अब देखो हमारे इस पाठ में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। सबसे पहले हमने सीखा सबसे पहले हमने जो है बुनकरों के बारे में जाना कि वो कितनी मेहनत करके और बहुत ही सुंदर सुंदर बुनाई करते हैं। फिर हमने सुना पोचमपल्ली के बारे में, जो कि एक इलाके के सुंदर सुंदर बुनाई की वजह से वहाँ का नाम जो है मशहूर हो गया। फिर हमने पढ़ा कि किस तरीके से पोचमपल्ली साड़ियाँ बनाई जाती हैं। फिर हमने देखा कि ये जो कार्य होते हैं, ये जो कला होती है, वह लोग अपने परिवार के बड़े सदस्य या फिर बुजुर्गों से सीख कर आते हैं और उस कार्य को अपने परिवार में आगे चलाने के लिए अपने बच्चों को भी वह
सिखाते हैं। और आखिरी के कार्य में हमने देखा कि बहुत सारे कार्य हैं जिनमें कि हमें क्या करना है, उस कार्य को करने वाले इंसान का नाम देना है और उन्होंने उसको कहाँ से सीखा है वो हमें बताना है। दूसरा, हमने इस पाठ में एक समस्या पर भी ध्यान दिया कि हमारी ये जो कला है, जो बुनाई की कला है, ये कहीं खो ना जाए, उसकी समस्या भी हमें देखनी थी। तो उसकी समस्या का हल यही था कि बुनकरों को उनकी मेहनत के लिए अच्छा दाम मिले और जो बिचौलिए हैं या दुकानदार हैं वो उनके साथ गलत व्यवहार ना करे, उनको उसका अच्छा सही जो है पैसे दे, जिससे कि उनकी बुनकरों की समस्या दूर हो जाए। अब हमारा यह पाठ यहाँ पर पोचमपल्ली पूरा होता है। आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, दोहराना है और समझना है, और जितने भी इसमें सवाल हैं उनके उत्तर आपको करने हैं, जिससे कि आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी समझ भी बढ़ेगी। अब हम लोग हमारे अगले पाठ के साथ मिलेंगे अगली कक्षा में।